जय हिंद दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो पे हम देखेंगे कि भाई कोई तत्व या कोई धातु कोई कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई हम रासायनिक अभिक्रिया नहीं बना पाते कि रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। कोई अम्ल जब क्षारक से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से करता है, कोई अम्ल जब धातु से अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार से करता है, या कोई क्षारक जब धातु से अभिक्रिया करता है तो वो किस प्रकार से करता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो पे आपको कंप्लीटली जानने को मिलेगा। एक भी रटने वाली बात मैं नहीं बताऊंगा, मतलब पूरी आपको A to Z नॉलेज मिलेगी। इसलिए मैंने आपको आज सक्रियता श्रेणी लिख दी है। देखिए, आपको चैप्टर वाइज कभी भी नहीं पढ़नी अपनी बुक, ठीक है। इधर उधर से जो भी आपको ज़रूरत है मैं बताता हूँ। आप ये चैप्टर नंबर 3 का है, आप देख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 2 में। क्यों लेकर आया हूँ अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इससे आपको क्या होगा कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया सभी के एग्जाम्पल बनाने में आपको आसानी होगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, अभी देखते हैं। चलिए अब चलिए देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले जो है क्या होगा कि कोई धातु मान लीजिए है, ठीक है। तो यहाँ पर धातु की अभिक्रिया मान लीजिए किसी हम अम्ल के साथ अगर कराएं तो क्या होगा, या क्षारक के साथ कराएं तो क्या होगा। कोई मान लीजिए धातु है, ठीक है। अब धातु देखिए, ये सभी धातुएं हैं, आप देख सकते हैं ये क्या है, सभी ये जितनी भी हैं सब धातुएं हैं, ठीक है। तो आप याद रखना ये क्या है, धातु हैं, ठीक है, ये धातु हैं। तो जब धातु की अभिक्रिया, ठीक है, लिख देते हैं पूरा, धातु की अभिक्रिया। तो जब धातु की अभिक्रिया किसी अम्ल से होती है या क्षारक से होती है तो क्या होगा, आप बता सकते हैं कि क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास है यहाँ पर अम्ल, ठीक है, और यहाँ पर है हमारे पास क्षारक। तब क्या होगा, देखिए कोई भी धातु है जब वो अम्ल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, आप बता सकते हैं। पिछली वीडियो में आप जान गए होंगे। तो धातु प्लस आपका अम्ल, ठीक है, अम्ल, तब क्या बनेगा यहाँ पर आपका बन जाएगा लवण, ठीक है, और यहाँ पर आपका बनेगा हाइड्रोजन गैस, आपको मतलब निष्कासित होगी, ठीक है। तो ये आपका इतना याद रखना है। याद क्या करना है, आप धीरे धीरे जब करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब जब क्षारक कोई धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई धातु, ठीक है, प्लस क्षारक, तब क्या होगा, आपका बनेगा लवण प्लस हाइड्रोजन गैस, इसमें भी निष्कासित होगी, सेम अभिक्रिया होती है। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि क्या इनके गुणधर्म एक समान है तो एक समान ये अभिक्रिया करते हैं, नहीं, अभी आपको पूरा पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि भाई अम्ल क्या है, ऐसे पदार्थ जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, मतलब हाइड्रोजन। ये पूरा चैप्टर मैंने बताया था कि हाइड्रोजन और OH दो चीज से खत्म हो जाता है अगर आप ध्यान दे तो, ठीक है। हाइड्रोजन मतलब जिसमें जुड़ा रहेगा वो अम्ल हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अम्ल अगर लिखें, ठीक है, तो यहाँ पर कौन कौन से अम्ल हो सकते हैं हमारे, तो यहीं पर लिख देते हैं अम्ल, ठीक है। कौन कौन से अम्ल हो सकते हैं आप बता सकते हैं। तो हमारे हो सकते हैं भाई, जैसे H2SO4 ले लो, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल, प्रबल अम्ल है ये, या HNO3 ले लो, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल इसको बोलते हैं, हाइड्रोजन नाइट्रेट, और यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से है, दो मान लीजिए हम ले लिए, और भी हैं, ठीक है। जैसे आप हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी ले सकते हो, H2CO3 भी ले सकते हो, ये दुर्बल अम्ल हो जाता है आपका, लेकिन अम्ल तो होता ही है, H+ आयन तो उत्पन्न नहीं करेगा। H2S ले सकते हो, ठीक है, बहुत सारे अम्ल बना सकते हो, बस हाइड्रोजन जुड़ा हो उसके साथ इसको जोड़ दो। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है, तो ये आपका हो जाता है। अब देखो धातु है, अम्ल है, ठीक है, तो मैंने अम्ल लिख दिया, तो कैसे अभिक्रिया करेगा। तो मान लीजिए इसमें से कोई धातु ले लेते हैं, ये सक्रियता श्रेणी, आप ये मत समझना कि ऐसे मैं क्यों लिखा हूं। देखिए इसका मतलब ये है कि ये इससे अधिक क्रियाशील है, मतलब इसके पास ज्यादा ताकत है इससे, और इससे ताकत, इससे जो है सोडियम की ताकत ज्यादा है, मतलब जो नीचे हैं उनकी ताकत कम है, जो ऊपर है उनकी ताकत ज्यादा है। बस इस तरीके से समझ लो कि ऊपर भगवान है तो उसकी ताकत ज्यादा है, नीचे हम हैं तो हमारी ताकत कम है। तो आपकी इसी तरीके से धातुएं भी हैं, ऊपर ये सबसे बड़ा भगवान है, नीचे ये सबसे आदमी है, ये नीचे वाले, ठीक है। तो इस तरीके से इनकी ताकत मान लीजिए है, तो इस तरीके से याद आसानी से कर सकते हो, और इसको याद करने की ट्रिक मैं आपको जल्द ही बता दूंगा। अब देखो यहाँ पर धातु, अम्ल, लवण और जल, इसको याद कर लेना, ठीक है, किसी भी ट्रिक से बना सकते हो। तो धातु ले लो कोई भी, मान लीजिए यहाँ पर हम सोडियम ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या ले लिए हम, सोडियम, कलर बदल लेते हैं। अब यहाँ पर अम्ल ले लो, कोई भी अम्ल यहाँ पर ले सकते हो, मैंने आपको बताया H2SO4 ले लो, या HNO3, चलो HCl ले लेते हैं सबसे पहले। तब क्या होगा, मैंने बताया लवण एवं जल का निर्माण होगा। लवण एवं जल जब बनता है तो ध्यान रखना वो एक प्रकार से आपकी विस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब अभी देखना, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया होती है कि नहीं। तो ये सोडियम इससे क्रिया करेगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि क्लोरीन जो है वो निगेटिव है, यानी Cl- इसमें आप पाया जाता है, इसकी संयोजकता होती है,
और ये यानी प्लस होता है। आप अगर परमाणु क्रमांक से इसका निकालेंगे ऑक्सीकरण संख्या तो यही आएगी, ठीक है। तो आपका लवण आपका हो जाएगा, लवण कैसे बनेगा आपका NaCl हो जाएगा। देखिए मैं संतुलित नहीं करूंगा, ठीक है, आप कर लेना। प्लस हाइड्रोजन गैस तो निष्कासित यहाँ पर बताया ही गया, ये गैस है, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। सोडियम आपकी क्या है, सॉलिड है, मतलब धातु सॉलिड होती हैं। और HCl आप मान सकते हैं कि भाई ये एक्वस है, ठीक है। एक्वस का मतलब जानते हो, जलीय विलयन, मतलब कोई चीज़ मिली है और जल है एक प्रकार से, ठीक है। और यहाँ पर NaCl आपका क्या है, ये आपका सॉलिड बन जाता है और ये आपकी गैस बन जाती है, देख सकते हो, ठीक है। सॉरी, NaCl आपका जो बनेगा वो एक्वस ही बनेगा, ठीक है, एक्वस देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आपका बन जाता है। अब इसी तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल आप अपने से बना सकते हो। इसको मिटा देते हैं। अब यार एक धातु से आप इन सभी की अभिक्रिया करवा सकते हो। अब चलो यही Na का हम अभिक्रिया करवा देते हैं, यानी प्लस आप करवा दीजिए अभिक्रिया H2SO4 से, करवा दो, तब क्या बन जाएगा। देखिए एक चीज से कितने सारे क्लियर हो जाते हैं। तब बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। SO4 का आवेश -2 होता है, आप जानते होंगे, तो Na2SO4 हो गया, क्योंकि 2 सोडियम लेना पड़ेगा। SO4 जो होता है वो क्या होता है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, SO4 जो होता है -2 पाया जाता है इसका आवेश, ठीक है। और सोडियम को होता है Na+, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन बनाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन इतना ग्रहण करता है। तो ये आपका हो जाता है Na2SO4 प्लस H2 गैस, ये भी रिलीज करेगा। बस इस तरीके से आप कितने भी अभिक्रिया बना सकते हो। तो अभिक्रिया बनाने की बिल्कुल सिंपल ट्रिक है ये, ठीक है। मतलब ये क्या है, एक प्रकार से अभिक्रिया। अब इसमें देखिए आप विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण भी दे सकते हो। देखिए यहाँ पर यानी है ये Cl से अभिक्रिया किया और हाइड्रोजन को विस्थापित किया। और यहाँ पर हाइड्रोजन को विस्थापित क्यों किया, क्योंकि ये सक्रियता श्रेणी देख सकते हो, जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर है, देख सकते हो, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन वो नीचे स्थित है, ये शक्तिशाली तत्व है ना सोडियम, देख सकते हो, तभी इसने विस्थापित कर दिया। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सक्रियता श्रेणी आपका पूरा चैप्टर खत्म कर सकती है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पूरा खत्म कर देगी। तो इसको जरूर याद करो, एक चीज से ट्रिक लगाते जाओ, आसानी से हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल अपने से ले लो। अब आप सोचोगे बस इसी के साथ क्यों करवा रहे हो, दूसरे के साथ करवाओ, दूसरे के साथ करवा देते हैं, कैल्शियम के साथ करवा दें। आओ तो कैल्शियम ले लो, चाहे कोई अम्ल ले लो, कौन सा ले ले, चलो HCl ले लें भाई। देखिए HCl ले लेते हैं, तो यहाँ पर अभिक्रिया क्या होगी, तो ये आपका बन जाएगा CaCl2 बन जाएगा, और ये आपका फिर से H2 गैस वही रिलीज करेगा। तो कितने भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ठीक है। मतलब यार अनगिनत एग्जाम्पल है अब, ठीक है। अब तो आपको बनाना आने लगा होगा कि भाई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार से बनती है। बहुत सारे एग्जाम्पल, बस इनको याद रख लेना कि भाई अम्ल क्या है। तेजाब जो होता है वो H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड, और यहाँ पर आपका हो जाता है H2CO3। कोई भी ले लो, बस हाइड्रोजन आयन जुड़ा हो वो अम्ल ही होगा। ये दुर्बल है, ये प्रबल है। HNO3 ले लो, हाइड्रोजन नाइट्रेट, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो बहुत सारी आप बना सकते हो रिएक्शन, कितने भी आप बना लो। जैसे कि लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं बताता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पर, ठीक है, कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ Cu प्लस आप HCl ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं HCl, तब ये क्या बना लेगा CuCl2 प्लस H2। तो यहाँ पर ये बिल्कुल गलत रिएक्शन हो जाती है, ये नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, इसका कारण मैं तुमको बताता हूँ। इसका कारण ये है कि भाई जो सक्रियता श्रेणी है, आप देख सकते हो, जो हाइड्रोजन आपका स्थित है वो आपका कॉपर जो है वो नीचे है, और यहाँ पर अगर कॉपर इसको अभिक्रिया करेगा तो ये इससे अभिक्रिया कर ही नहीं पाएगा, मतलब इसको भगा नहीं पाएगा, क्योंकि ये कम शक्तिशाली है और ये हाइड्रोजन इससे अधिक शक्तिशाली है, इससे ऊपर है। तो इसकी नो रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो, जैसे चांदी को ले लो। Ag की अभिक्रिया यहाँ पर अगर करवाते हो HCl से तो भी कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि AgCl2 ये नहीं बना पाएगा, ठीक है। क्या AgCl2 नहीं बना पाएगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल गलत रिएक्शन ये हो जाती है। तो इस तरीके से तुम अम्ल की बहुत सारी रिएक्शन बना सकते हो। तो चलिए मुझको कम से कम 50 रिएक्शन बनाकर दिखाइए 50 धातुओं के साथ, और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर सकते हो। ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो देख सकते हो। अब यहाँ पर चलिए देखते हैं क्षारक के साथ जो है धातु की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो बहुत आसान है, इसमें भी सेम ऐसे ही अभिक्रिया होगी। यहाँ पर हम क्षारक ले लेंगे, तो अब अम्ल की जगह हम यहाँ पर क्षारक लिख देते हैं, ठीक है। तो इनको आप करना चाहें तो नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, वैसे मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए अब क्षारक OH- आयन उत्पन्न होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए क्षारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्षारक आपके हो जाते हैं, मैंने बताया था, यानी OH, KOH ले लो, CaOH का,
ट्वाइस, याद करना भी आसान हो जाएगा इसके मदद से। बस OH माइनस आयन जोड़ दो, क्योंकि आप जानते ये क्यों बना CaOH का ट्वाइस, क्योंकि यहाँ पर OH जो होता है, ठीक है, OH जो होता है वो माइनस होता है, एक आयन होता है माइनस निगेटिव, एक आपकी संयोजकता इसमें पाई जाती है, ठीक है। और जो आपका Ca होता है उसमें Ca+2 होता है, तो हमको +2 से अभिक्रिया कराने के लिए 2 ठो इसको लेना पड़ेगा, इसलिए CaOH का ट्वाइस हो जाता है। लेकिन इसके सूत्र में कभी भी तुम बदलाव नहीं कर सकते हो कि भाई Ca2O नहीं लिख सकते क्या, बिल्कुल नहीं, ऐसे सूत्र बनता है। और सूत्र नामकरण आपको मैंने पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो ये तुम्हारी रिएक्शन। अब चलो रिएक्शन करवाते हैं इसमें भी। तो क्षारक के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करेगा, तो धातु मान लीजिए है, क्षारक है, तो धातु यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, जैसे कि यहाँ पर ले लो, इसमें भी आपकी एक विस्थापन अभिक्रिया ही होगी। विस्थापन का मतलब समझ रहे हो, एक शक्तिशाली पदार्थ है दूसरे शक्तिशाली पदार्थ के विलयन से उसको विस्थापित कर देता है, मतलब भगा देता है, सिंपल सा समझो बस, ठीक है, कहीं भी रटने की जरूरत नहीं है। तो धातु ले लेते हैं यहाँ पर, मान लो कोई ले लें, यहाँ पर पोटेशियम नहीं ले लेते हैं, चलो मैग्नीशियम ले लेते हैं, कोई भी। अभी आप बोलोगे हर बार आप सोडियम ही क्यों ले रहे हो, तो यहाँ पर हम मैग्नीशियम ले लेते हैं, ले लिए, चलिए मैग्नीशियम। उसके बाद आपका क्या होगा, क्षारक, क्षारक क्या होगा NaOH, लेकिन इसकी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपका मैग्नीशियम इसके नीचे है, तो ये आपकी रिएक्शन नहीं बनेगी। तो चलिए ये नहीं लेते हैं भाई, क्या करेंगे। अब यहाँ पर हम लेते हैं भाई सोडियम, सबसे पहले सोडियम ले लेते हैं, प्लस आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, OH का ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को बोला जाता है, जो कि उदर में जाने पर उसका पूरा उदासीनीकरण कर देता है और हमें राहत मिलती है। ये खाने के काम में भी आता है, हमारे उदर को उदासीन बनाने के लिए। अब देखो ये क्या बना लेगा, तो यहाँ पर लिखने की जगह नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर चलो लिख देते हैं छोटे अक्षरों में। तो ये आपका हो जाएगा, इससे अभिक्रिया करेगा, यानी OH प्लस Mg बाहर हो जाएगा। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो भाई, जिंक हमारी हो गई, प्लस हम ले सकते हैं कोई क्षारक, ऊपर वाला क्षारक ले लो, कोई भी ले सकते हो। जैसे यहाँ पर हम जिंक ले लिए, यहाँ पर आप ले लो सोडियम को ही ले लेते हैं भाई, चलिए सोडियम को ले लेते हैं, हर बार सोडियम को ही ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, वेरी सॉरी, यानी OH लेना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये आपकी इससे रिएक्शन करेगी, लेकिन ZnOH ये नहीं बनाएगी, ठीक है। क्या बनाएगी, जिंक यानी A हो जाएगा, यानी A2ZnO3 बनाएगी, ठीक है। मतलब ये सोडियम जिंकेट, ठीक है, ये जिंकेट का फार्मूला होता है ZnO3 का -2, ZnO3 -2 होता है, ये होता है आपका जिंकेट, ये बनाएगा सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। चलिए पूरा मिटा देते हैं, फिर आपको इसकी और भी रिएक्शन समझा दें। अब इसके बाद अब अगला हमारा टॉपिक आता है कि भाई कोई धातु कार्बोनेट है, या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, या धातु बाई कार्बोनेट बोला जाता है उसको। तो धातु बाई कार्बोनेट किसी धातु से कैसे अभिक्रिया करते हैं, किसी अम्ल से कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो चलिए उसको समझ लेते हैं। तो अब हमारा अगला टॉपिक है कि भाई कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट किसी अम्ल या क्षारक से कैसे अभिक्रिया करते हैं। इसकी भी अभिक्रिया उसी एकदम एक प्रकार से होगी, एकदम आसान है, बस आपको ध्यान देना है। मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है कि अम्ल एवं क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट, यहाँ पर CO3 का मतलब है कार्बोनेट, तो धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। सबसे पहले मैं हमेशा बोलता हूँ फार्मूला बनाना सीख लो, ठीक है, एक वीडियो मैंने बता भी दिया है आपको। अब देखो अम्ल है और इधर क्षारक है, ठीक है। तो कोई भी जब अम्ल जो है वो अभिक्रिया, अम्ल से अभिक्रिया करेगा धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होगा, सेम रिएक्शन होती है, चाहे वो अम्ल से करे चाहे क्षारक के साथ धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बिल्कुल सेम रिएक्शन होती है। आओ बताते हैं क्या बनता है। तो कोई भी जब धातु से अभिक्रिया करेगा, ठीक है, मान लीजिए धातु कार्बोनेट यहाँ पर ले लेते हैं, सबसे पहले अम्ल लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पर अम्ल लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर है अम्ल, हम यहाँ पर अम्ल ले लिए, और उसके बाद प्लस आपका धातु, ठीक है, धातु कार्बोनेट यानी CO3 ले लिए, और प्लस आपका ले लेते हैं, प्लस क्यों, ठीक है, इसकी जगह पर दूसरा भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। तो क्या बनेगा, HCO3 ले सकते हैं। उसके बाद आपका क्या बनेगा, उसके बाद आपका बनेगा यहाँ पर लवण बनेगा, ठीक है, आपका मतलब उदासीन हो जाता है जो। तो यार मतलब धातु जो कार्बोनेट है या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो लवण बनता है, इसका मतलब क्या, ये भी उदासीनीकरण अभिक्रिया है एक प्रकार से।
दूसरी बात, इसमें धातु कार्बोनेट जो होते हैं या कोई धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें क्षारक के गुणधर्म मौजूद होते हैं, इससे ये पता हमको चल जाता है। तो इसमें हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपका जल बनेगा, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगी, यानी H2O बनेगा। तो सबसे पहले इसकी रिएक्शन समझते हैं, फिर मेट कर दूसरी चीजें हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई अम्ल है धातु कार्बोनेट, तो कोई भी अम्ल यहाँ पर हम ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल आप समझते हैं कि भाई एग्जाम्पल में हम यहाँ पर ले सकते हैं अम्ल की जगह यहाँ पर आप ले सकते हो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लिए प्लस धातु, सबसे पहले कार्बोनेट लेते हैं, कोई धातु ले सकते हैं, सोडियम ले लो, ठीक है। तो यानी A2CO3 हम ले लेते हैं, यानी A2CO3 ले लेते हैं। इसके बाद आपका क्या बनेगा, अम्ल है धातु कार्बोनेट है, तो आपकी देखिए इसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया टाइप एक प्रकार से होगी कि भाई जो हाइड्रोजन है ये इससे अभिक्रिया करेगा और ये इससे कर लेगा, तो लवण जो होगा वो NaCl निकल आएगा अब यहाँ पर, ठीक है। तो ये NaCl बन गया और उसके बाद बताया ही गया है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस जल बनेगा, यानी H2O बनेगा। तो देख सकते हो इसकी रिएक्शन इतना आसान है, ठीक है। ये HCl आपका जो होता है वो एक्वस फॉर्म में होता है, यानी इसमें जल भी होता है और अम्ल भी होता है। ये आपका सॉलिड फॉर्म में होता है, ये आपका फिर से एक्वस फॉर्म में निकल आता है और यहाँ पर आपका ये गैस फॉर्म में और ये लिक्विड निकल आती है। तो ये आप देख सकते हो एक्वस में भी हो सकता है और ठोस में भी। तो देख सकते हो इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। कितना आसान तुमको अब लग रहा होगा रिएक्शन बनाना, मतलब अभिक्रिया करना, ठीक है। किसी भी धातु से किसी भी चीज से अभिक्रिया करना है, ठीक है। आपकी वही फॉलो हो रही है सक्रियता श्रेणी। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार से हो रही है, हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया कर रहा है, सॉरी यहाँ पर सोडियम इससे अभिक्रिया देखिए कर रहा है और हाइड्रोजन को विस्थापित करता है और वो ये जो ऑक्सीजन है वो जल में बन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो जाता है, क्योंकि ये कार्बोनेट है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी हो जाती है। और इसी अम्ल को अगर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से करोगे तो सेम चीज बनेगी, ये यही सेम बनेगा। ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले लेते हैं और यहाँ पर ले लेते हैं Na2CO3 फिर से ले लेते हैं, तो वही आपका बन जाएगा Na और क्या बनेगा, वही NaCl बन जाएगा प्लस आपका CO2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। फार्मूला बनाना सीख लो। क्लोरीन जो होता है वो माइनस के फॉर्म में होता है, Cl माइनस, और सोडियम जो होता है वो प्लस Na प्लस होता है, क्योंकि ये धातु है और अपने इलेक्ट्रॉन त्याग कर ये धनायन बनाती है। तो अब यहाँ पर ये रिएक्शन आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप नोट कर लो। इसके बाद हम दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं कि भाई कोई क्षारक के साथ किस प्रकार से आपकी ये अभिक्रिया होगी, ठीक है। तो चलिए अब क्षारक के साथ समझ लेते हैं। किसी भी को ले सकते हो, इसमें से देख सकते हो सोडियम को ले हैं, पोटेशियम को ले सकते हो, कैल्शियम को ले सकते हो, ठीक है। ये सभी क्या हैं, मान लीजिए यहाँ पर HCl की जगह में हम ले सकते हैं भाई मान लीजिए H2SO4, तो वहीं से अभिक्रिया करा दो तो आपका क्या बन जाएगा, यानी HCl की जगह Na2SO4 बन जाएगा। बस चलो आपको थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे कि HCl आपका ले लेते हैं, इसकी जगह अम्ल तो लेना है, H2SO4 ले लेते हैं, उसमें क्या है प्लस आपका इसमें सोडियम कार्बोनेट ही रहने देते हैं, सॉरी यहाँ पर यानी HCO3 हमको लिखना था, क्योंकि सेम रिएक्शन तो होगी, NaHCO3, ठीक है। तो NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब देखो H2SO4 ले लिए, इसकी जगह हम यहाँ पर ले सकते हैं NaHCO3 की जगह K ले लें कि भाई K आपका K2CO3 ले सकते हैं, ठीक है। सूत्र बनाना बस आपको सीखना पड़ेगा, रिएक्शन बनाने में मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपकी वही अभिक्रिया हो जाएगी, आपकी KCl यहाँ पर बन जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस H2O लिक्विड फॉर्म में बनेगा और ये गैस है, तो इस तरीके से लगा देते हैं। तो ये देख सकते हो सेम रिएक्शन, सब कुछ सेम। एक चीज याद करो और 50 रिएक्शन बनाकर रख दो, कितना आसान होता है रिएक्शन बनाना। अब इसके बाद चलिए समझते हैं कि भाई क्षारक के साथ कोई भी जो हमारे ये अम्ल हैं, सॉरी धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट क्षारक के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो आइए अब समझते हैं। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि क्षारक के साथ कोई धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे अभिक्रिया करता है। तो इसका मेन एग्जाम्पल हो सकता है कि भाई इसमें कोई अभिक्रिया ही नहीं होती, किसी भी चीज़ में अभिक्रिया नहीं होगी। कोई आप क्षारक लोगे और धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कराओगे तो नो रिएक्शन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ ले लेते हैं कि भाई धातु कार्बोनेट कोई ले लो, जैसे कि अगर हम यहाँ पर ले ले NaOH ले लेते हैं, ठीक है। और धातु कार्बोनेट अगर लेंगे तो धातु कार्बोनेट जो होगी
वो भी आपकी, अगर हम यहाँ पर ले लें कोई भी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, तो CaCO3 अगर ले लेते हैं तो इसमें आपकी क्या होगी कि भाई कोई रिएक्शन ही नहीं हो, क्योंकि आपका ये भी क्षारक है और क्षारक ये भी है, ठीक है। एक प्रकार से क्षारक ये भी होता है, और क्षारक क्षारक कभी अभिक्रिया नहीं कर सकते, अम्ल अम्ल कभी अभिक्रिया नहीं कर सकते। क्या HCl को H2SO4 से आप रिएक्शन करवा सकते हैं? नहीं ना। तो सेम यही होता है कि आपकी क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया इसकी नहीं होती है। तो चलिए हम अपने अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। इसको आप आसानी से समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो। एक बात याद रखना कि भाई जो धातु यहाँ पर होती हैं, ठीक है, वो आपकी क्षारकीय प्राकृतिक की होती हैं और अधातु आपकी अम्लीय प्राकृतिक की। एक सिंपल ले सकते हैं। इसीलिए आपके जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो आपके क्षारकीय होते हैं, लेकिन अधातु ऑक्साइड आपके अम्लीय प्राकृतिक के पाए जाते हैं। कुछ उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अब अगला टॉपिक है कि भाई जो हमारी यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, ये वाली हमारी, इसको जब चूने के पानी से प्रवाहित किया जाता है तो क्या होता है। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपकी परीक्षा में आ सकती है, इसलिए इसको जरूर तैयार कर लो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि भाई कोई, मान लीजिए हमारी चूने का पानी जो होता है वो क्या होता है। आप जानते होंगे कि भाई जो चूना होता है, जैसे कि कैल्शियम ले लेते हैं, वो जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, इतना तो आप जानते होंगे। उसके बाद इसकी अभिक्रिया होती है कैल्शियम ऑक्साइड की जल से, यानी H2O से होती है। तो ये आपका बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोला जाता है चूने का पानी या बुझा हुआ चूना बोला जाता है। अब इसको अगर कार्बन डाइऑक्साइड से प्रवाहित करते हैं तो आपका क्या होगा। तो चलिए इसको देखते हैं कि भाई यहाँ पर फिर से हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड NaCaOH का ट्वाइस ले लेते हैं। उसके बाद इसमें क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर प्रवाहित करते हैं CO2 प्लस, तो जल ना लिखे तो भी आपका चल सकता है, क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जलीय रूप में ही होता है, चूने का पानी ही होता है, एक प्रकार से वो जल उसमें पहले से मिला होता है। और कोई भी रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए जल की आवश्यकता जरूर होती है, आप जानते होंगे, ठीक है, ज़्यादातर। तो अब यहाँ पर आपका ये बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बन जाएगा, और जल है तो जल का आपका निर्माण हो जाएगा। तो ये आपका इस तरीके से हो जाता है। ये एक्वस विलयन होता है, आप जानते हैं, और ये आपकी गैस होती है, और ये आपका इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट यानी सॉलिड हो जाता है, ठोस बन जाता है, और ये लिक्विड रह जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है, क्योंकि ये पानी को सोख लेता है। अब देखो इसके साथ अब इसमें और अधिक मात्रा में अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाए तब क्या होगा। तब यहाँ पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं फिर से, मतलब चूने के पानी में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित, किसी भी चीज़ में अगर तुमको बोला जाए कि अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करो तो 2 बार करना पड़ेगा, एक बार जल के साथ फिर से, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक बार प्रवाहित किया, और अधिक मात्रा में करना है तो फिर से हम ये जो बना इसके साथ करवा देते हैं, यानी आपका यहाँ पर हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाता है, और यहाँ पर फिर से कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित की जाती है, और अब की बार ये ठोस है तो हमको जल लेना पड़ेगा, तो H2O ले लेते हैं। तो ये आपका दिमागी ज्ञान कितना है, कितना आप सोच सकते हैं, उसके ऊपर अभिक्रिया बनाना संभव होता है। अब यहाँ पर हमारा बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपका बन जाता है। तो इस तरीके से आपकी कुछ ये रिएक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट CO3 का ट्वाइस। अब आपका पूछोगे कि ट्वाइस क्यों लगा, इसका कारण मैं आपको साथ में बता देता हूँ, कोई नहीं बताता है। कैल्शियम जो होता है वो +2 आवेश में होता है, और HCO3 जो होता है वो माइनस के आवेश में होता है। इसलिए जब ये रिएक्शन करते हैं तो हमको 2 HCO3 लेना पड़ता है। किसी भी चीज़ को बराबर करना है तो उसके बराबर ही तो लेना पड़ेगा ना। तो सेम यही आपकी अभिक्रिया हो जाती है। उसके बाद बस वही आपका अम्ल एवं क्षारक कैसे अभिक्रिया करते हैं वो आता है आपका टॉपिक। तो उसको मैं पहले ही बता दिया कि अम्ल एवं क्षारक पारस्परिक अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं और लवण जल का निर्माण करते हैं। तो उसको पढ़ाने की आपको ज़रूरत नहीं है वैसे, लेकिन चलिए पढ़ा देते हैं। तो अम्ल यहाँ पर एक हो जाता है अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है। तो क्षारक के साथ जब अभिक्रिया होती है तो आपका लवण और यहाँ पर जल का निर्माण होता है।
तो इसको आप मुझे अभिक्रिया मुझको आप व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं बनाकर। इसकी अभिक्रिया आप बनाकर मुझको भेजिए, क्योंकि मैं इसकी अभिक्रिया आपको पहले ही बता दिया। इसमें होता क्या है कि अम्ल जो है क्षारक के प्रभाव को समाप्त कर देता है और क्षारक अम्ल के प्रभाव को, और लवण उदासीन लवण एवं जल का निर्माण कर लेते हैं। लवण भी 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैंने एक वीडियो में आपको पहले ही बता दिया, इसलिए बार बार मैं आपकी रिवाइज करवाता रहता हूं कि भाई अम्लीय लवण हो गया, क्षारकीय लवण हो गया, उदासीन लवण हो गया। और ये किस प्रकार से बनते हैं, तो इस उदासीन लवण 2 प्रकार से बनाया जा सकता है, प्रबल क्षारक और प्रबल अम्ल की मदद से, या दुर्बल क्षारक दुर्बल अम्ल की मदद से। और अम्लीय लवण जो होगा वो प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बनेगा, और क्षारकीय लवण जो होगा वो प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बनेगा। तो बस वो आपका आसानी से याद हो जाता है। अब यहाँ पर हमारा ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। उसके बाद अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, चलिए अब ये देख लेते हैं। तो इसको सभी को मिटा देते हैं। तो अम्ल के साथ धात्विक अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण लिखा ही रहने देते हैं। अब यहाँ पर लेते हैं धात्विक ऑक्साइड की अम्ल एवं क्षारक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। तो अब यहाँ पर धात्विक ऑक्साइड क्या लेंगे, धात्विक ऑक्साइड मतलब ओ लिख देते हैं, धात्विक ऑक्साइड। इसके बाद इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं, मान लीजिए किसी भी चीज़ से, धात्विक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसकी अभिक्रिया सबसे पहले अम्ल से करवाएंगे और यहाँ पर एक करवा सकते हैं क्षारक के साथ, ठीक है। तो 2 चीज़ों से अभिक्रिया हो सकती है। अब यहाँ पर देखो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि क्षारकीय होती है। तो सेम इसी तरीके से धात्विक ऑक्साइड जो है अभिक्रिया करेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या करेगा, वही सेम अम्ल एवं क्षारक की उदासीनीकरण अभिक्रिया के समान होगा। जैसे कि यहाँ पर कोई अम्ल ले लेते हैं, तो आप मुझको अम्ल का नाम बता सकते हैं। HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल फिर से ले लेते हैं, कोई धातु ऑक्साइड ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर कोई भी ले सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ले लो धातु ऑक्साइड, कोई भी ले सकते हो, ये एक प्रकार थे। जैसे यहाँ पर मैं ले लेता हूँ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, यही ले लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब आपका क्या बनेगा, इसके बाद आपका अब बन जाएगा वही आपका, ये इससे अभिक्रिया करेगा और ये इससे, यानी CaCl2 बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। अब ये कंफ्यूज मत रहना कि ये क्यों बना, इसका कारण ये है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार से हो रही है। अभिक्रियाओं को याद जरूर रखिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल पूछे तो आप दे सकते हैं, क्यों, बस वही सक्रियता श्रेणी का एग्जाम्पल लो, आराम से बना दो। द्विविस्थापन अभिक्रिया के कितने भी एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है क्या, देखिए ये HCl है, H जो है वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और जल बनाता है। आप जानते होंगे जो जल बनता है वो H2 + O2 की मदद से बनता है। ये 2 जो लगता है वो गैस के कारण लगता है, वैसे H और O के मिलने से H2O बनता है, ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पर ये बन जाता है। उसके बाद और भी आप रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं CuO, कॉपर ऑक्साइड ले लो, कोई भी वहाँ से आप ले लो, 2 चीज़ें, एक ऑक्साइड ले लो, एक यहाँ पर अम्ल ले लो। फिर से H2SO4 ले लेते हैं, चलो H2SO4 नहीं बोलोगे, इसके साथ ही करवाते हैं अभिक्रिया। तो H2SO4 अगर ले लेते हैं तब क्या बनेगा, तब CuSO4 बन जाएगा और फिर जल बन जाएगा, बस वही आपका CuSO4 प्लस जल H2O। इसका देखिए एक आप एग्जाम्पल और समझ सकते हैं कि आपकी जो सक्रियता श्रेणी होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल आसानी से दे सकते हैं। 2 अलग अलग आप ले लीजिए विलयन, उसमें आप दोनों को मिक्स कर दीजिए और द्विविस्थापन अभिक्रिया उसमें हो जाएगी। द्विविस्थापन अभिक्रिया में ध्यान रखना कोई भी सक्रियता का मायने नहीं रखता, बस उसमें रखता है तो उसके आयन पर, आयन का अदला बदली कर लेते हैं बस, ठीक है। तो आप ये समझ जाना। उसके बाद अब यहाँ पर और भी ले सकते हो, मैग्नीशियम ले लो, किसी को भी अभिक्रिया करवा सकते हो। चलो अब 20 अभिक्रिया बना के दिखाओ। जैसे कि यहाँ पर पोटेशियम HCl ले लेते हैं प्लस पोटेशियम ले लेते हैं, तो आपका वही KCl बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। मैग्नीशियम ले लेते हैं तो Mg प्लस आपका ले लेते हैं HCl ले लेते हैं, तो आपका वही MgCl2 बन जाएगा प्लस H2O बन जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत सारे रिएक्शन बना सकते हैं। अब चलिए देखते हैं कि कोई भी जो क्षारक है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक आ जाता है कि भाई जो आपकी धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारक के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। लेकिन आप यहाँ पर ध्यान देंगे तो एक चीज़ का पता आपको चलेगा कि जो धात्विक ऑक्साइड है वो क्षारकीय प्राकृतिक की होती है और क्षारक आपस में रिएक्शन नहीं करते। दिमाग लगाओ, आसानी से बनाओ, तो ये आपकी कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्षारक जो है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि भाई क्षारक की, ठीक है, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया,
अधात्विक ऑक्साइड, ठीक है, के साथ क्रिया करवाएंगे। अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया लिख दीजिए, तो के साथ अभिक्रिया। एक एक मैं दिल से बोल रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल मतलब आपको समझा रहा हूँ, तो इस तरीके से हो जाता है। अब इसका मतलब क्या है, क्षारक की अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक जो होती है वो अम्लीय होती है, मतलब एक प्रकार से ये अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं। तो अगर ये अम्ल की तरह व्यवहार करेंगे तो क्यों ये क्षारक के साथ अभिक्रिया नहीं करेंगे। आपने पढ़ा है कि भाई जो क्षारक होता है, क्षारक और अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, ठीक है। लवण मतलब है उदासीन प्लस जल, ये बनाते हैं। तो सेम इसी तरीके से आपकी अधात्विक ऑक्साइड जो है वो अम्ल के साथ क्षारक के साथ अभिक्रिया कर सकती है। आइए इसका एग्जांपल समझते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो आपकी अधात्विक ऑक्साइड होती है। कार्बन भी अधातु है और ऑक्सीजन भी अधातु है, इसीलिए इसको बोला जाता है अधात्विक ऑक्साइड। तो इसमें आप विभेद कर सकते हैं कि भाई जो धात्विक ऑक्साइड होती है, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। धात्विक मतलब बोल ही रहा है कि धातु हो, धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो धात्विक ऑक्साइड हो जाएगा। अधात्विक ऑक्साइड का मतलब है कि अधातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो। तो यहाँ पर जैसे ये है आपका CO2, ठीक है। CO2 की अभिक्रिया अगर हम करवाते हैं, ये आपकी क्या है, CO2 अम्ल, तो यहाँ पर आपकी हो जाती है CO2। जैसे कि यहाँ पर क्षारक मैं लिखा हूँ, तो पहले देखिए एक यहाँ पर ध्यान रखना कि जो क्षारक है अम्ल, किसी भी तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख दूँ अम्ल प्लस क्षारक, ठीक है, क्षारक, तब वही आपका लवण जल बनेगा। मतलब देखिए किसी में किसी के डाओ, किसी तरीके से लिखो, या जल को पहले लिखो लवण को बाद में लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले कंफ्यूज रहता था तो इसलिए तुमको बार बार बता रहा हूँ। अब चलिए देखते हैं कि भाई जो क्षारक होता है वो क्या होता है। तो अब यहाँ पर आप ले लीजिए कोई भी चीज़, एक क्षारक ले लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि OH आयन उत्पन्न करते हैं क्षारक, तो उसमें आप ले सकते हैं KOH NaOH, ठीक है, या आप ले सकते हैं के मतलब OH यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हैं। चलो तीनों को ले लेते हैं, तो देखिए याद करने में भी आसानी हो जाती है ये सक्रियता श्रेणी से। तो अब यहाँ पर क्षारक ले लेते हैं KOH। KOH क्यों बना, क्योंकि OH माइनस होता है, K प्लस होता है, ठीक है। तो ये आप सूत्र बनाने वाली वीडियो देख लीजिए। इसके बाद सूत्र बनाना सबसे पहले सीखिए अगर आप केमिस्ट्री सीखना चाहते हैं। केमिस्ट्री एक फन है, बहुत ही आसान है। क्षारक यहाँ पर ले लेते हैं। अब क्षारक क्या लेंगे भाई, कोई भी ले सकते हैं, KOH ले लेते हैं। KOH क्षारक तो ले लिए, अम्ल लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया जब आपकी करवाएंगे तो ये आपका अम्ल हुआ, ये आपका क्षारक हुआ। अब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा। लवण कब बनेगा, तो आपका यही KCl बनेगा, ठीक है, KCl प्लस H2O, बस वही आपकी बन गई। अब ये क्यों बना आप सोचेंगे, अगर दे दे कि भाई इसकी अभिक्रिया होगी तो ये क्या बनेगा आगे। तो अब यहाँ पर समझो, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि OH जो होता है रियली में OH प्लस आपका H प्लस मिलकर आपका जल बनता है। आपने पढ़ा H2O बनता है। OH माइनस आयन और H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन बोल दो, मिलकर जल बनता है, जल बनता है। उसके कारण यहाँ पर होगा क्या कि भाई KOH है तो K आपका लवण बनाने के लिए इससे अभिक्रिया कर लेगा। एक प्रकार से ये द्विविस्थापन अभिक्रिया इसमें भी हो रहा है, और ये H जो है इससे अभिक्रिया कर लेगा OH से और H2O बना लेगा, और ये KCl बना लेगा। किसी भी को ले सकते हो। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल समझाते हैं। NaOH ले लें, प्लस वही आपका अम्ल वही रहने देते हैं, तो आपका बनेगा वही NaCl, यानी सोडियम क्लोराइड बनेगा, प्लस आपका जल बनेगा। कोई भी ले सकते हो। और मैं एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दूसरा समझाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कैल्शियम ले सकते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस। अब ये क्यों लगा, क्योंकि Ca में +2 आवेश होता है, यानी तत्व है तो वो धनात्मक ही पाया जाएगा, इलेक्ट्रॉन त्यागता है, आप जानते होंगे, इतना तो आप बहादुर है ही हैं। तो अब ये आपका हो जाता है, फिर से HCl ले लेते हैं, तो वही आपका बन जाएगा CaCl2 प्लस आपका हो जाएगा जल, ठीक है। अब चलिए और भी अभिक्रिया आपको समझा देते हैं, तो इनको मिटाते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं। अब आगे और भी अभिक्रिया इसकी करवा सकते हैं हम। अब चलिए अभिक्रिया H2SO4 के साथ सभी की करवाते हैं। जैसे कि सोडियम की करवा देते हैं, Na प्लस H2SO4, H2SO4, तब ये क्या बनेगा, तो आपका NaH2SO4 बनेगा, तो Na2SO4 बन जाएगा, और वही जल बन जाएगा प्लस जल। द्विविस्थापन अभिक्रिया है आप, तो इसका एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। तो एग्जाम्पल बहुत सारे लोग रटते हैं, द्विविस्थापन एग्जाम्पल क्या होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया का यार। तो देखिए रटना नहीं है, समझना है, ठीक है, क्योंकि रटना भूल जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा ये हो जाता है। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है, लेकिन आज मैं तुम्हारा पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगा। वैसे मैं ये नोट से पढ़ा रहा हूँ, और ये नोट्स मैं तुमको पहले ही प्रोवाइड कर चुका हूँ। उसके बाद हमारा देखिए इसमें टॉपिक बस देख रहा हूँ वैसे, और सब कुछ अपने से समझा रहा हूँ कि भाई उसके बाद क्या पढ़ाना है, ठीक है, क्योंकि इतना याद रखना मुमकिन नहीं हो पाता, इधर उधर तो नॉलेज आ जाती है।
उसके बाद आपका जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक, ये मैं आपको बता ही दिया हूँ कि भाई जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षारक क्या होते हैं। तो आइए अब थोड़ा सा बता भी देते हैं कि भाई जलीय विलयन में एक्चुअली क्या होता है अम्ल एवं क्षारक का। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगला टॉपिक हमारा आता है कि जलीय विलयन अगर हम ले लें अम्ल या क्षारक का तो क्या होगा। तो अब यहाँ पर जलीय विलयन किसका होगा, अम्ल का, यानी OH माइनस आयन आप लिख दो और प्लस H प्लस आयन कैसे उत्पन्न होंगे ये। ठीक है, अम्ल एवं क्षारक का, सॉरी क्षारक एवं अम्ल का। अब जलीय विलयन लेते हैं, कोई क्षारक के पहले समझते हैं हम। ठीक है, क्षारक की, तो यहाँ पर लिखते हैं क्षारक की समझते हैं। तो क्षारक आप कोई भी ले सकते हो, KOH ले लो, KOH प्लस यहाँ पर जल लिख दो, या तो ये ऐसे लिख सकते हो कि भाई इसमें हमने जल प्रवाहित किया तो ये क्या बनेगा, K प्लस आपका उत्पन्न करेगा प्लस आपका COH माइनस आयन के रूप में रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से आप ये सोडियम ले सकते हो, यानी AOH ले लो। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यानी A प्लस प्लस OH माइनस, मतलब जल में ये अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरीके से आप ले सकते हो कैल्शियम, CaOH का ट्वाइस ले लो और यहाँ पर आप Ca+2 लिख दो और +2OH। क्यों ये हुआ 2OH, क्योंकि हमें दो ठो ये हाइड्रॉक्सिल आयन लेना पड़ेगा ना, ये हाइड्रॉक्साइड बोला जाता है इसको। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हारा ये भी हो जाता है। अब अम्ल का समझ लेते हैं कि अम्ल में जल में जब घुलेगा तो क्या होगा। तो चलिए अब अम्ल का समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अम्ल लिखते हैं, 3 अम्ल का आप नाम याद रख लो बस, आपका H2SO4, HCl, HNO3। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या होगा। HCl जब जल में घुलेगा तब क्या होगा, H2O इसमें प्रवाहित करते हैं तो ये H प्लस आयन बनाता है प्लस ये Cl माइनस आयन बनाता है। उसके बाद तुम्हारा आ जाता है मान लीजिए HNO3। HNO3 जब घुलेगा तो आपका बनाएगा यही फिर H प्लस और प्लस NO3 माइनस आयन। ठीक है, फिर और भी आप ले सकते हो, H2SO4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या होगा, आपका बनाएगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2। तो ये आपका -2 हो जाता है, तो हमको 2 ठो ये लेना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आप कभी मत लगाना कि भाई लगा दो H2O प्लस, ये गलत हो जाएगा, पहले आपका मल्टीप्लिकेशन होगा। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या आता है, आइए अब अगला टॉपिक हम बताते हैं आपको। अगला टॉपिक हमारा जल के साथ अम्ल मिलाते हैं समय। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ अपने नोट्स से। ठीक है, सबसे पहला है आपको, सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, इसको हमने पहले ही बता दिया। जल के साथ अम्ल को मिलाते समय या क्षारक को अम्ल के साथ मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। मतलब आपको जल को अम्ल में नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए। तो आपको मैंने पूरा इसमें लिखा है, अम्ल को जल में मिलाएं, न कि जल को अम्ल में, ये आपका पूरा है। अम्ल एवं क्षारक में अंतर आप आसानी से बता सकते हो भाई, अब याद ही होगा कि अम्ल जो होते हैं H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, जबकि क्षार OH माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। दूसरा, इनका स्वाद आपका अम्ल का खट्टा होता है, क्षारक का स्वाद साबुन की तरह कड़वा होता है, और कुछ नहीं याद करना है। और तीसरा आपका मैं बता दूं, कुछ बहुत सारा बता सकते हैं। ये अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, जबकि क्षारक लाल लिटमस को फिर से नीला कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त करते हैं। और लिटमस जो होता है वो आपका बैगनी रंग का होता है, ओरिजिनल रंग जो उसका होता है। उसके बाद आपका एग्जाम्पल लिख दो, अम्ल की जगह नींबू ये, और उसमें साबुन और बेकिंग सोडा ये सब लिख दो क्षारक में। अब अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, मैं NCERT से तुमको पूरा पढ़ा रहा हूँ, जो नोट्स मैंने बनाए हैं, अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता एवं दुर्बलता। अब ये आपका टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, कि अम्ल एवं क्षारक के विलयन की प्रबलता एवं दुर्बलता की जांच हम किस प्रकार से करेंगे, तो ये आपका टॉपिक आएगा। तो उसकी जांच हम करते हैं pH स्केल के द्वारा। मैं तुमको पहले ही बता दिया हूँ pH स्केल क्या है। pH स्केल एक ऐसा स्केल होता है जिसकी मदद से हम किसी भी अम्ल एवं क्षारक के प्रबलता एवं दुर्बलता की जांच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है। तो pH स्केल जो होता है एक प्रकार से होता क्या है मैं तुमको बता देता हूं। तो pH स्केल जो होता है वो सार्वत्रिक सूचक होता है, और मैंने एक वीडियो में आपको बताया था सार्वत्रिक सूचक, लेकिन पूरा नहीं बताया था। उसका कारण यही था कि यहाँ पर मैं बताने वाला था। तो सार्वत्रिक सूचक, देखिए बोलने से ही पता चल रहा है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक का मतलब क्या है, देखिए एक pH स्केल जो होता है, मान लीजिए इस प्रकार से होता है। ठीक है, वो pH स्केल आपका हो जाता है इस तरीके से। इसमें होता क्या है कि हर जगह उसके अलग अलग खाने, इस तरीके से 14 खाने कटे होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, इतने खाने कटे होते हैं। इसकी मतलब क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7,
मतलब 7 यहाँ पर जो होगा ये 0 होगा। इसका मतलब क्या है, उदासीन, मतलब लवण जो होता है ये रंग दर्शाएगा। अलग अलग रंग होते हैं, मैं रंग तो इसमें बता नहीं सकता, तो आप देख लेना बुक में, ठीक है। ये क्या होगा, यहाँ पर दर्शाता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर लिख देते हैं, ये उदासीन है तो 7 को दोनों रंग से लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है। दोनों रंग इसमें मिल जाते हैं, उदासीन हो जाता है। उसके बाद 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 ये होता है। अब यहाँ पर आप समझो भाई, ठीक है, सार्वत्रिक सूचक, बस आप समझ गए, परिभाषा अपने से बनाना सीखिए, मैं नहीं बताऊंगा, या तो आप नोट्स मेरी डाउनलोड कर सकते हैं। सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, यह अनेक जो है रंगों का मिश्रण होता है, अनेक रंग इसमें है। देखिए सार्वत्रिक सूचक ही तो है, पीएच स्केल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पीएच स्केल, ठीक है। ये स्केल की तरह होता है तो पीएच स्केल बोल देते हैं। तो ये आपका पीएच स्केल हो गया। ये क्या है, सार्वत्रिक सूचक है। इसे किसने बनाया, मानव निर्मित है, ठीक है। या अलग अलग रंगों के द्वारा क्षारक एवं अम्लों की प्रबलता की जांच हमें करवाता है। या आप लिख सकते हैं, देखिए पीएच स्केल की परिभाषा पूछ ले कि भाई पीएच स्केल क्या है, तो अपने से बना लीजिए कि अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की जांच करने के लिए हमने एक स्केल विकसित किया है जिसको पीएच स्केल कहते हैं। यह अलग अलग रंगों के द्वारा अम्ल एवं क्षारक की प्रबलता की जांच करवाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप समझिए कि जब इधर की जब जाएंगे तो ये आपका इधर से इधर आएंगे तो ये आपका अम्लीय प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, क्या होगी, यहाँ पर अम्लीय प्रकृति होती है, ये अम्लीय, मैं लिख देता हूँ अम्लीय, ठीक है। प्रकृति क्या होगी, बढ़ेगी, इधर से जब इधर की ओर आएंगे इस तरीके से, ठीक है। और इधर से जब इधर जाएंगे तो ये अम्लीय प्रकृति क्या है, घटेगी, क्या है, घटेगी, क्या, अम्लीय प्रकृति लिख देते हैं यहाँ पर अम्लीय। तो ये आपकी क्या घटेगी, मतलब घट जाएगी, अम्लीय प्रकृति घटेगी तो वो आपका क्षारक बन जाएगा। देखिए अम्ल यहीं तक ये रह जाता है, कोई भी चीज़ है वो यहाँ तक अम्ल रहेगा 7 तक, ठीक है, मतलब 7 तक उदासीन हो जाता है। उसके बाद वो क्षारक में आ जाता है जिसका रंग नीला होने लगता है, इसीलिए मैंने नीले रंग से आपको दर्शा दिया। ये आपका पॉजिटिव H प्लस होता है तो आप समझ सकते हैं पॉजिटिव हो गया, ये नीला आपका निगेटिव हो गया, ब्लैक का रंग है एक प्रकार से। तो ये आपका हो जाता है जो पीएच स्केल है। यहाँ पर अब आप बता दीजिए हाँ आसानी से कि भाई उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। कोई भी उदासीन चीज़ है वो 7 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम होता है। और क्षारकीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से अधिक होता है। मतलब कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि अम्लीय किसी पानी में अम्ल मिलाने पर उसके H प्लस आयन में क्या, उसकी सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो किसी भी विलयन में जल में अगर हम अम्ल मिलाएंगे तो क्या होगा भाई, अम्लीय होता जाएगा, तो उसकी क्या है, पीएच का जो मान है वो क्या है, घटने लगेगा, पीएच का मान घटने लगेगा। और अगर क्षारक मिलाएंगे तो बढ़ने लगेगा। तो ये सब आप कल्पना करके क्वेश्चन बनाया होता है। बहुत सारे लोग को मैं देखता हूँ वो रटते रहते हैं, तो कभी भी रटना नहीं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। तो उदासीन विलयन का पीएच मान आपका 7, क्षारकीय विलयन का 7 से अधिक और अम्लीय विलयन का 7 से कम होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। अब लवणों का पीएच मान कितना होता है, तो अब देखिए लवण भी मैंने आपको बताया था, अम्लीय लवण, ये सब अम्लीय लवण, क्षारकीय लवण, उदासीन लवण। तो आपका जो प्रबल अम्ल प्रबल क्षारक से बनेगा वो आपका एकदम उदासीन रहेगा, न्यूट्रल, तो उसका 7 होगा पीएच मान। उसके बाद आपका क्या होगा, उसके बाद होगा कि भाई दुर्बल लवण और दुर्बल क्षारक से बना हुआ लवण, तो उसका भी पीएच मान 7 होगा। लेकिन अगर प्रबल अम्ल है और दुर्बल क्षारक, इसका मतलब अम्ल ज़्यादा है और क्षारक कम है, तो उसका पीएच मान क्या होगा, अम्ल ज़्यादा है, अम्लीय लवण बोला ही जा रहा है तो 7 से कम होगा, और क्षारकीय लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा, मतलब क्षारक होगा, और 7 से अधिक क्षारक को प्रदर्शित करता है। तो ये कल्पना करने वाली बात होती है, ये रटने वाली बातें नहीं होती हैं। उसके बाद हमारे सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आ जाते हैं, वो हैं कि भाई हमारे बेकिंग सोडा का निर्माण कैसे होता है, CaCO2 का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जिसको बोला जाता है, विरंजक चूर्ण भी बोला जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण कैसे होता है, क्लोर क्षार का निर्माण कैसे होता है, ये सब हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो वैसे भी लंबी हो गई है 47 मिनट की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस पार्ट वाइज आप देखते जाना, ये पार्ट 2 है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अलग अलग टॉपिक पर इसीलिए हम वीडियो बना रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी मेरा ये वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, सब कुछ कर दो भाई। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, और जो भी चाहिए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।